नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने एसएससी जीडी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार पैटर्न कुछ चेंज हो चुका है। अर्थात सबसे पहले इस बार के देखिए एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स 100 होगी, और इसमें जो टाइम है देख सकते हैं आप कितना, यानी कि 90 मिनट की टाइम मिलेगी। और उसके साथ साथ देखिए सबसे पहले इसमें जीएस का जो पोर्शन है, यानी कि आप लोगों के सामने मैं बता दें, रीजनिंग की क्वेश्चन देख लिए 25 होगी। फिर आप लोगों के सामने देखिए अंकगणित मैथमेटिक्स की 25 होगी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए सामान्य जानकारी जीएस की 25 होगी। और अंततः बात की जाए, बोलते हैं अंत भला तो सब भला, और हिंदी की क्वेश्चन 25 होगी। यानी इस बार जो आप लोग का सेट किया गया क्वेश्चन दोस्तों समझिएगा 100 क्वेश्चन है। और 100 क्वेश्चन है यानी 25 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स और 25 रीजनिंग और 25 जीएस है। तो हिंदी के जगह आप लोग इंग्लिश भी रख सकते हैं। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें एक गलत करने पे आपको 0.25 मार्क्स गलत करने पड़ेगा। यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम में आराम से शांतिपूर्ण दीजिएगा और नेगेटिव नहीं लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को मैं एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है आपको मैं बता दूं, आप अगर एक कुर्सी में बैठते हैं तो उसका 4 पैर होते हैं। अर्थात इसमें भी देखिए 4 पैर है। सबसे पहले एक रीजनिंग है, फिर एक जीएस है, फिर आपका एक देखिए मैथ्स है और एक हिंदी है। अगर एक पैर भी आपका इसमें कमज़ोर है ना, तो शायद आप लोग ये तीन, यानी कि कुर्सी में हम लोग जिस प्रकार गिर जाते हैं। तो यानी कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको चारों इंपॉर्टेंट यानी चारों बेसिक को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये आपका मोशन है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ समय को बचाते हुए। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसका इंस्ट्रक्शन था सक्सेस कैंपस कम्पिटिटिव क्लासेस अभ्यास पेपर 8, ठीक है। तो उसी का मैं पीडीएफ लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और स्टूडेंट लोग के लिए काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इसके बारे में। तो सामान्य ज्ञान भाग नंबर 2, मैं पूरे जीएस का ऑपरेशन करूँगा, तो आप लोग रेडी हो जाइए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा, ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है। यानी दोस्तों बोल रहा कि गर्मी के मौसम के बाद जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा उसका होगी, इसका जो राइट आंसर होगा देखिए मैं इसमें लगा देता हूँ, रवि फसल होगी। यानी कि गर्मी के बाद जो फसल उगाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं रवि फसल। अब मैं ये जो जो सेशन लाया हूँ ना उसमें केवल ऑपरेशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहिए फसल फसल मेनली प्रकार के 3 होते हैं। एक होते हैं रबी फसल, मैं लिख देता हूँ, एक होते हैं रबी फसल, एक होते हैं खरीफ फसल और एक होते हैं जायद फसल, जिसे नकदी फसल भी कहते हैं। तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कैसे आप लोग याद कीजिएगा, कौन सा ट्रिक से। सबसे पहले याद रखिए एक ट्रिक आता है, यानी आप लोग याद कीजिए नाजो। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, नाजो ना जो। तो ये ट्रिक से आप लोग पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। एन से होता है दोस्तों नवंबर, ए से होता है अप्रैल। यानी कि वो वो फसल जिसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल महीना में काट ली जाती है, उसे हम लोग बोलेंगे रबी फसल, ठीक है दोस्तों। इसे कहेंगे रबी फसल, ठीक है। अब देखिए अगला, जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, उसे बोलेंगे खरीफ फसल, ठीक है। और जायद फसल को बोलते हैं गर्मा फसल। वही फसल जो हम लोग तोड़ के तुरंत निकाल सकते हैं, अर्थात वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उपजाई जाती है, उसे बोलते हैं नकदी फसल या फिर जायद फसल। तो ये ट्रिक से आप लोग काम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद। तो ग्रीष्म वर्षा ऋतु यानी कि देखिए वर्षा ऋतु के बाद क्या आता है, ठंडा आती है। तो यानी नवंबर महीने में आ गई ना, इस ट्रिक से के अनुसार आप लोग मार सकते हैं अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन से 4 बताना चाहता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले रबी फसल के लिए आप लोग को मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग कैसे पहचानिएगा रबी फसल कौन सी है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए नाई हुटर बजते ही जोश, देखिए नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। ये ट्रिक आप लोग सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए या फिर आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, जोश में आलू लाया। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद कीजिए। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, नाई हटर बस या फिर हुटर लिख सकते, नाई हटर बजते ही जोश में आलू लाया। अब मैं इसका कहने का तात्पर्य बताता हूँ। देखिए ना यानी चना, ई हो गया राई। अब देखिए टर यानी मटर, ठीक है दोस्तों। जौ या जो से हो गया जौ, सा से हो गया सरसों और आ से आलू। यानी जो फसल, यानी नाई हो गया, यानी देखिए चना, राई, मटर,
जौ, सरसों, आलू, ये सारी फसल आपका रबी फसल है। तो आप लोग ये ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी अगर ट्रिक नहीं याद हो रहा तो एक ट्रिक और इसके लिए आप लोग मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, आज देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, आज सच में राई ने गेम खेला, आज सच में राई ने गेम खेला, आज सच में राई ने गेम खेला। तो इसमें देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा केवल। ठीक है, ये आप लोग का 1 से 5 क्वेश्चन मिल रहा, बहुत सारे इसमें मिल रहा आप लोग का आंसर। देखिए सबसे पहले आ से लेता हूँ। आ से आप लोग आलू ले सकते हैं। जा से आप लोग ले सकते हैं क्या, जौ ले सकते हैं, ठीक है। चा से चना ले सकते हैं। सा से सरसों ले सकते हैं। रा से राई ले सकते हैं, ठीक है। तो इतने फल आप लोग इसके अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला फसल होता है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के लिए भी मैं आप लोगों के सामने एक ट्रिक लाऊं। तो खरीफ फसल तो सबसे मज़ेदार है, उसके लिए ट्रिक सुन लीजिए। अरे गधा बाजा मत बजा, इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्या बोल, अरे गधा बाजा मत बजा, बोलिए आप लोग खुद, अरे गधा बाजा मत बजा। तो देखिए इस ट्रिक में कितना आप लोग क्वेश्चन बाजा मत बजा, देखिए आप लोग केवल सुनते रहिए, मत बजा। तो देखिए कितना इसमें आएगा क्वेश्चन, आप लोग बनते रहिएगा केवल। देखिए सबसे पहले आ से आया, देखिए आ से हो गया दोस्तों अरहर, अरहर हो गया, ठीक है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। अरे गा से हो गया गन्ना, ठीक है। फिर धा, धा से आप लोग बता सकते हैं धान, ठीक है। बा से हो गया बाजरा, जा से हो गया ज्वार, मा से हो गया मक्का, ठीक है। अब मत्ता से हो गया तिलहन। यानी ये अरे गधा बाजा मत बजा, इसके तहत आप लोग पूरा खरीफ फसल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगला अगला होता है दोस्तों नकदी फसल। तो नकदी फसल उस फसल को कहते हैं जो फसल व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उपजाई जाती है। तो इसमें आप लोगों को मैं ट्रिक नहीं, इसका सिंपल मैं बता देता हूँ। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया और जूट हो गया, ये आपके इसमें आते हैं। कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट सभी आप लोग इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और फसल हम लोग मान लेते हैं जायद फसल। तो जायद फसल मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे उसमें हो जाएगा तरबूज हो गया, उड़द हो गया, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, राई हो गया, मूंग हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को पहला क्वेश्चन में काफ़ी समझ में आया होगा। तो एक से आप लोग को 10 क्वेश्चन के बराबर मैंने इसमें फेंक दिया हूँ नॉलेज, ठीक है। अगला, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। तो इसका सिंपल वे में आप लोगों को मैं केवल आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, पोटास। अब ये याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, यानी जो पोषक तत्व होते हैं उससे कुल पौधे में कुल 17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, आप लोग केवल याद रखिएगा। और सबसे तेजी मात्रा में जो बृहद करते उसमें के लिए एक ट्रिक है, याद कर लीजिए, कौन, CHON। कौन का अर्थ हो गया, देखिए सी से हो गया कार्बन, एच से हो गया हाइड्रोजन, ओ से हो गया ऑक्सीजन, एन से हो गया नाइट्रोजन। यानी ये चारों तत्व एक ऐसे तत्व है ना जो वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बता सकते हैं। चलिए, तंबाकू की खेती में निकोटीन पाई जाती है, ठीक है, मैंने अभी बताया। और तंबाकू अगर क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की फसल है, तो मैंने अभी बताने का प्रयास किया, तो ये नकदी फसल है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ये लिख रहा ना, अजनाल शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो मैं इसके लिए एक फनी वीडियो भी एक फनी टॉपिक्स बताऊंगा, तो आप लोग उसे गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग टॉपिक को सुनिए, क्या बोल रहा है दोस्तों। देखिए अजसान कप। तो देखिए मैं इसका ट्रिक देता हूँ, आप लोग काफ़ी बढ़िया लगेगा, मैं विश्वास के साथ बताता हूँ। देखिए क्या लिख रहा है, अजसान कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका ट्रिक देखिए कितना बढ़िया होगा। सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हॉकी। इसका राइट आंसर हॉकी है। अब मैं हॉकी से संबंधित बताना चाहता हूँ फैक्ट्स। सबसे पहले करेंट अफेयर बताना चाहता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले भारत में जो सबसे बड़ा खेल अवार्ड दिया जाता था उसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसके नाम बदलकर हॉकी के जादूगर, जिसे ध्यानचंद्र कहते हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र के नाम से ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम रखा गया। यानी कि अभी अगर क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ये किसका नया नाम है दोस्तों, तो राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम है, ठीक है। अब देखिए भारत में अगर पूछता है कि खेल दिवस कब मनाते हैं, तो हो जाए खेल, यानी 29 अगस्त को मनाते हैं ध्यान खेल दिवस। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है ना कि 29 अगस्त को ये क्यों मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ना, क्योंकि 29 अगस्त 1905 को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था, ठीक है। ये चीज़ था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन से और क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूँ। देखिए
यानी कि कौन सा खेल से संबंधित खेल है ये मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ट्रिक में केवल बने रहिएगा। देखिए हॉकी के लिए सबसे पहले आप लोग को मैं बताना एक देखिए मेजर ध्यानचंद्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेजर ध्यानचंद्र को, जो कि हॉकी का जादूगर कहलाता है। तो मेजर ध्यानचंद्र सबसे पहले अपना ध्यान खेल पर लगा दिया और खेल पे ऐसा लगाया ना कि उसका आग लहरने लगा, आग उसका लहरने लगा, यानी आगा खां का भी आपका रिलेटेड है आपका हॉकी से। अब ऐसा आग लहराना कि वहाँ पर पूरे मंच पर रंग रंग आ गया, यानी कि रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप, इससे आप लोग मान सकते हैं। अब ऐसा रंग बिछाना कि दोस्तों पूरे के पूरे उस जगह पर, पूरे के पूरे उस जगह पर रन जीत हो गए, यानी रन क्या हो गए, जीत हो गया। अब इसके बाद क्या, इस खेल को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उसके बेटी जिसके बेटी यानी कि नेहरू कप और इंदिरा गांधी और सिंधिया, ये तीनों जो कांग्रेसी नेता थे, ये दोनों उसको देखकर काफ़ी शर्मा गए। यानी कि अत्साहन कप, यानी कि इंदिरा गांधी ट्रॉफी अगर आता है या फिर नेहरू कप आता है या सिंधिया कप आता है या अत्साहन कप आता है, ये सब शर्मा गए और बेटन करने लगे। ठीक है, आप लोग इस ट्रिक से एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? सबसे पहले इसके लिए मैं ऑपरेशन करूंगा। देखिए आपातकालीन, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। अब मैं इसके लिए पूरे ऑपरेशन करना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले आपातकाल जो भारतीय पॉलिटिक्स में लिया गया ना, ये आपका जर्मनी से लिया गया। जर्मनी, अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया, तो जर्मनी से। और भारत में राष्ट्रपति के पास पूरे 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। पहला होता है आर्टिकल नंबर 352, दूसरा होता है 356 और तीसरा होता है 360। तो 352 जो होता है ना, वो राष्ट्रीय आपात होता है। अगर राष्ट्रीय आपात की बात किया जाए ना, तो 352 मार सकते हैं। ठीक है, और अगर यही दोस्तों अगर आता है आपके पास राजकीय आपातकाल, तो आप लोग मार सकते हैं 356। अगर वित्तीय आ गया, वित्तीय की अगर बात किया जाए ना, तो आप लोग मार सकते हैं क्या, 360। अब मैं इसके बारे में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। देखिएगा भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात की अगर बात किया जाए, तो राष्ट्रीय आपात केवल 3 बार लगा है। ठीक है, कुल 3 बार लगा है। ठीक है, और राजकीय आपातकाल बहुत बार लगा है। ठीक है, पंजाब में सबसे फर्स्ट टाइम लगा था। और वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगा। अब इसमें से एक कंसेप्ट मैं देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं राष्ट्रीय आपात के बारे में बताना चाहती हूँ। आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लगता है जब बाह्य आक्रमण हो, यानी कि बाह्य आक्रमण के समय लग सकती है। फिर आपका भारत के अंदर कोई अगर विद्रोह हो रहा, भारत के अंदर कोई विद्रोह हो रहा ना, तब ये लग सकता है। ठीक है, अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर राष्ट्रीय आपातकाल है ना, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा 6 महीना के लिए लगाया सकता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को 6 महीना के लिए लगाया जा सकता है, 6 महीने के लिए। लेकिन संसद की बात किया ना, संसद की अगर बात किया जाए, तो संसद द्वारा जो होते हैं वह इससे भी ज़्यादा मंथ के लिए लग सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। देखिएगा फिर से बता देना चाहता हूँ, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, फिर से तो मैं बता देता हूँ। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ना, राष्ट्रीय आपात को जो लगाते हैं, वह 6 मंथ के लिए लगाते हैं। अब उसके बाद आपको ना संसद की सिफारिश पर 6 महीने भी आप लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। इसका ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, और भारत में अब तक 3 बार ये लगा हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर 352 जब लगता है ना, तो आर्टिकल नंबर 358 भी छीना जाता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और 358 अगर छिनाया, तो आपका जो बोलते हैं संविधान के रीढ़ की हड्डी जो होती है, यानी कि संविधान की आर्टिकल नंबर 19, वो भी पूरे के पूरे छीना जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा। और 19 में पूरा पूरा 1 से लेकर 6 तक है। 19 से 19B, 19C, 19D, 19C, 19F तक है ये। ठीक है, तो ये यहाँ तक है, जी तक भी है। F को हटाकर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार कर दिया 301 के तहत। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आगे और बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, देखिएगा क्या लिख रहा,
ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? तो ये जो इसका राइट जो आंसर होगा मैं बता देना चाहता हूँ। ओजोन छिद्र जो सबसे अधिक हो रहा है ना, वह अंटार्कटिका पे हो रहा है। किस पे हो रहा है दोस्तों? अंटार्कटिका पे। अब मैं आप लोगों को बताना ओजोन से ऑपरेशन। सबसे पहले ओजोन दिवस। ओजोन दिवस भारत में जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1986 में सबसे पहले ओजोन के लिए बैठक हुआ था। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद कर सकते हैं। ठीक है, और ओजोन की गहराई को जो मापते हैं, मोटाई को, उसको बोलते हैं डॉप्सन। डॉप्सन से हम लोग मोटाई को उसकी मापते हैं। ठीक है, और ओजोन का जो सूत्र होता है O3, यानी इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला। पुस्तक दी नेम से का लेखक लेखक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसमें आप लोगों को सिंपल वे में आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, झुम्पा लाहिड़ी होगा। यानी कि इसका जो सिंपल वे में जो इसका राइट आंसर वो झुम्पर लाहिड़ी हुआ। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंस बुक के नाम बता देना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाले आपके एग्जाम में। सबसे पहले जो इस साल के इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में बनता है हमेशा, आई एम नॉट मसीहा या आई एम नो मसीहा। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, एग्जाम में किसी ना किसी में आएगा। तो आई एम नो मसीहा आपका सोनू सूद का है। सोनू सूद के द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम है आई एम नो मसीहा। ठीक है, जातियों का अगर अंत की बात की है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर जो था ना, वह आपके द्वारा यानी कि अरविंद अरोड़ा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी आप लोग बता सकते हैं किसका है? युवराज सिंह। अब प्लेइंग इट माई वे हो गया ये आपका सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं बढ़ रहा हूँ, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से साझी नहीं करती है? तो इसमें ये जो ना भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में ना मूर्ति पूजा का कोई भी साझा नहीं करना था। इसका सिंपल वे यही था। ठीक है, चलिए अगला। निम्न में से कौन सा रोग आमतौर पर दूध से फैलता है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए, प्लेग। प्लेग जो बीमारी, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्लेग ऑप्शन में दे रहा, तो प्लेग के मैं बारे में बता देना चाहता हूँ। प्लेग जो होता है ना, प्लेग आरबीसी से फैलता है, यानी अगर आरबीसी में अगर कोई बीमारी हो रहा ना तो आपका प्लेग होगा। पोलियो जो होता है ना, ये वायरस से होता है। और आप लोग बताइएगा पोलियो दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, अवंता जो है इसे जॉन्डिस बोलते हैं, यानी पीलिया होगा, ये लीवर से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब आगे ऑप्शन नंबर आपका डी बच गया, रोहिणी। एक ये नया नाम है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों रोहिणी हो गया। यानी कि दूध से फैलने वाली जो बीमारी होती है ना, उससे बोलते हैं रोहिणी। वह रोहिणी रोग ऐसा है जो दूध से फैलता है। अब मैं ऑपरेशन करता हूं जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। ये ऑपरेशन से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मैंने बोला पोलियो दिवस, तो भारत याद रखिएगा 2014 में पोलियो मुक्त हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज भी पोलियो मुक्त नहीं है। पूरा विश्व जो पोलियो मुक्त का घोषणा जो हुआ 2030 तक हुआ है। ठीक है, और याद रखिएगा जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने आक्रमण किया था ना, तो जब अफगानिस्तान वाले भारतीय जब भारत आ रहे थे ना, तो उससे सबसे पहले पोलियो का टीका दिया गया। ठीक है, चेक के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में पोलियो था। अब देखिए, अंतर पोलियो दिवस जो मनाते हैं हमेशा याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाते हैं, जिस दिन यूएनओ का गठन हुआ था। अब आते अंतर जो इसे पीलिया दिवस बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। रोहिणी, रोहिणी यानी कि रोग दूध से फैलता है। दूध के बारे में बता देना चाहता हूँ। दूध के बारे में सबसे पहले दूध वर्ल्ड मिल्क डे जो मनाया जाता है वो आपका 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को हमेशा याद रखिएगा। और अगर नेशनल मिल्क डे अगर बात किया जाए ना, अगर नेशनल मिल्क डे की बात किया जाए तो 26 नवंबर को यह मनाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर को ही दूध के जन्मदाता यानी श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। इसी के जन्म के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को मनाते हैं, और इसे बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक से मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ भी फेंक दिया। अगला, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा माना? ये भी क्वेश्चन एकदम एग्जाम के लिए बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसके बारे में मैं ऑपरेशन बता देना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा माना संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अब इसका अगर बोलते हैं आर्टिकल नंबर कितना है, तो इसका आर्टिकल नंबर याद रखिए 32 है।
ठीक है। और सबसे पहले भारतीय भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो जिक्र किया गया था ना, वो आपका किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा। अब ये कब किया गया था मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, ये था। और इसे हम लोग बोलते हैं रीट भी बोलते हैं, WRIT। और रीट जो होता है ना भारत में, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 को रीट भी बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। और अगर हाई कोर्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो वह 6 प्रकार के रीट जारी करते हैं। इंडिविजुअल एक रीट एक्स्ट्रा आपका जारी करते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भारत में दिल्ली में है, और हाई कोर्ट की संख्या कुल 25 है। अभी जो आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो CJ है ना, वो है रमन्ना, है रमन्ना, याद रखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ भी ऑपरेशन कर, देखिए आर्टिकल नंबर समानता का अधिकार, यह आपका 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता का आर्टिकल नंबर 25 है ये। बोलने एवं स्वतंत्रता का अधिकार 19 हो गया। और संवैधानिक अधिकार कितना 32 हो गया। अब ये सब जो आ रहा है ना मौलिक अधिकार में आ रहा। अब मौलिक अधिकार जो है ना भारतीय संविधान में अमेरिका देश से लिया गया, याद रखिएगा। ये अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के देश से ये लिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन की आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार किया ना, इसका आंसर होगा JJ थॉमसन ने। अब मैं इसका भी ऑपरेशन कर देता हूँ क्योंकि साइंस क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखिए, कोई भी जो तत्व होता है वह छोटे छोटे अणुओं से या कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर कोई भी तत्व बना होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में ये बताने जा रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले इसका तो आंसर हो गया, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है इसमें क्योंकि आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ना ये। अब देखिए इसका राइट तो ये हो गया। अब देखिए कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रिक हमेशा याद कर ले। ईट पर नाच, ईट पग नाच याद कीजिए, क्यों उतना आप लोग को दिमाग खर्चा करें। ईट पग नाच, ये ट्रिक से आप लोग सब क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किया JJ थॉमसन ने। पास होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज किया गा से गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को खोज किया जेम्स चैडविक ने। तो ये चीज़ आप लोग याद कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो नाम, इलेक्ट्रॉन जो है ना वह अष्टनी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसी बड़े बड़े एग्जाम के लिए। अष्टनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन दिया। और प्रोटॉन का नाम, जो प्रोटॉन है ना, वह रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया। और न्यूट्रॉन का खोज और नाम दोनों चैडविक ने दिया। इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है ई होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन का P होता है, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन को N बोलते हैं, इसकी आवेशहीन होता है, यानी कि 0 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे मैं पढ़ता हूँ क्या लिख रहा। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं होता है, या फिर कौन सा तत्व नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन फंसाने वाला दिया है। तो देखिए आप लोग एग्जाम में रहेगा ना, तो सिल्वर में कौन सा नहीं होता, तो आप लोग इसमें निकेल या जिंक या कॉपर मारेंगे, सिल्वर कभी नहीं मारेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया। आप लोग याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसमें से एक मैं ट्रिक बता दूँ। अगर क्वेश्चन आता पित्तल किससे बनता है, अगर पित्तल की बात किया था ना, तो पित्तल पिताजी से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, पिताजी से। आप सोच रहे होंगे पिताजी क्या होता है। देखिए मैं पित्तल बारे बता रहा हूँ। पित्तल किससे बना है दोस्तों, पिताजी। तो आप लोग अपने पिताजी का सब याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। पी से पित्तल, ता से हो गया तांबा, जा से जस्ता, यानी पित्तल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए अगला, पीलिया एक प्रतीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताने का प्रयास किया था। पीलिया एक ऐसा बीमारी है ना जो आपका लीवर से संबंधित होती है, यानी कि इसका राइट आंसर यकृत है। कहीं ऑप्शन में तो आप लोग यकृत मार सकते हैं, तो देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में दे रहा है, देखिए B है, तो लीवर मार सकते हैं, पीलिया हो गया, ठीक है दोस्तों, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ इसका रंग पीला क्यों होता है। देखिए सबसे पहले ये लीवर की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए हीमोसाइनिन नामक, देखिए अगर किसी चीज़ का अगर पीला रंग अगर बॉडी में हो रहा, तो एक बिलुरुबिन होता है, एक याद रखिएगा बिलुरुबिन, यानी कि एक प्रकार का बिलुरुबिन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है बिलुरुबिन, ये चीज़ भी याद रखते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है ना आपके बॉडी का रंग पीला रंग किसके कारण होता है, तो बिलुरुबिन नामक प्रोटीन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो बिलुरुबिन प्रोटीन के कारण पीलिया बीमारी होती है। और इससे होने से ना पूरा बॉडी का रंग पीलापन हो जाता है, जिसे हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अगला, और यह किडनी, किडनी की बीमारी को नहीं, यहाँ पे किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है।
तो चेचक की सबसे पहले खोज मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन फंस सकता है एग्जाम में। तो चेचक के टीकाकरण सबसे पहले खोज किया था, सबसे पहले जो खोज किया गया था टीकाकरण का ना, तो चेचक का, तो चेचक के टीका की खोज किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ये हमेशा याद रखिएगा। अब भारत में जो टीकाकरण दिवस मनाते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा 16 मार्च को मनाते हैं, 16 मार्च को मनाते हैं। और अभी भारत में कोविड का टीकाकरण चल रहा है। तो भारत में सबसे पहले कोविड का जो टीकाकरण जो चला ना, मनीष कुमार नाम के व्यक्ति को मिला है टीका। ठीक है, स्पुतनिक 5 जो चल रहा या फिर कोविड शील्ड चल रहा, कोवैक्सीन चल रहा, तो ये भारत में सबसे पहले मनीष कुमार नाम के व्यक्ति को मिला। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर भी बताना चाहना। तो चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 38 नंबर है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा दुर्बल जम्मू का होगा। ठीक है, दुर्बल जम्मू का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है 39, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिए, एनीमिया। अरक्तता को हम लोग बोलते हैं एनीमिया भी बोलते हैं, माइंड में हमेशा इसको याद रखिएगा, इसे बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया इसकी B6 की कमी से होती है। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले विटामिन विटामिन की खोज किया था फंक नामक व्यक्ति ने, और इसका नाम दिया था मैकुलन ने। ठीक है, अब देखिए, विटामिन को दो भाग में बांटा गया, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है जल में अघुलनशील। एक होता है जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल, एक होता है नॉन वाटर सॉल्यूशन, फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन जरा सा भी ना होना है, क्योंकि आप लोग को अच्छा परफॉर्मेंस करना है। एक होता है जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल का मैं एक ट्रिक दे देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि B80, यानी दोस्तों याद रखिएगा ना, यानी कि जो आपका विटामिन B80 होता है वो आपका सभी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, अर्थात B कॉम्प्लेक्स और C कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो जल में घुलनशील हो गया। बाकी एक्सेप्ट यानी कीड़ा, याद रखिए ना, KED है कीड़ा, यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A आपका वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी एक ट्रिक मैं बताता हूँ, यानी कि विटामिन ABCD के लिए नाम के लिए अगर आता है एग्जाम में, तो इसके लिए एक ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रथ एक ट्रॉफी। तो इससे भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, रास हो गया रेटिनॉल, यानी कि ए का नाम हो गया, देखिए ये था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, कास हो गया कैल्सीफेरॉल, टास हो गया टेकोफेरॉल, और फीस हो गया फिलिक्विनोन। तो देखिए, आपका मैं फिर से बता देता हूँ, ये विटामिन ए के नाम है, ये बी का नाम है, C, D, E और K। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम उसे बोलते हैं रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल, के को बोलते हैं फिलिक्विनोन। ठीक है, आप लोग को एक में 10 क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है। तो देखिए, वायुमंडल जो होता है ना हमारा, सबसे पहले वायु के आवरण अर्थात मंडल को ही बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये पृथ्वी मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा ये अर्थ है, तो इसके पहला जो पार्ट्स होता है, ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। फिर वो आते हैं आपका समताप मंडल, फिर आते हैं आयन मंडल, फिर आते हैं वहीर्य मंडल। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार सकते हैं। ये आपका पृथ्वी था, सबसे पहले क्या मैंने बोला, इस क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, आयन मंडल और ये वहीर्य मंडल। क्षोभ मंडल में जितना आंधी तूफान आता है, अर्थात सबसे नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल, आंधी तूफान जिसमें वर्षा होती है। ठीक है, अगला आता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल इस समताप मंडल, समताप मंडल उस मंडल को कहते हैं जिसमें तापमान हमेशा बराबर होते हैं, और समताप मंडल में ही आपका वायुयान या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह चलते हैं। और आयन मंडल, आयन मंडल में जितना रेडियो, जैसे कि हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, इंटरनेट चलता है, तो जितने सैटेलाइट का वर्क होता है ना, वह आपका आयन मंडल में होते हैं। और वही मंडल में हाइड्रोजन की उपलब्धता ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, आप लोग खुद बता सकते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल। चलिए अगला, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो इसका आप लोग ट्रिक बताएं, मैंने सबसे पहले आप लोग को बताने का प्रयास किया। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी। तो इसमें देखिए, छिली हुई सब्जियों में धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है, तो जल में घुलनशील एक बी होती है, सी, तो ऑप्शन कहीं बी है नहीं है, तो सी है तो सी मार दीजिए, हो गया और क्या। तो इसी प्रकार का आप लोग को चलना है। देखिए वहाँ का ट्रिक यहाँ पे काम आया। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारा ट्रिक मिलेगा, आप लोग बने रहिए, केवल बहुत सारा मैं ट्रिक दूंगा, ऐसा ऐसा बता दूंगा ना, आप लोग को लगेगा क्या हो रहा है, आप लोग सब मैं मुंह पे भेजवा दूंगा, टेंशन नहीं। अगला देखिए,
पास्त्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया। सबसे पहले पास्त्री नहीं है, पाश्चुकीकरण होना चाहिए। सबसे पहले देखिए लुई पास्चर ने जो खोज किया था उसके बारे में बोल रहा था, यानी किण्वन इसको कहते हैं हम लोग, साइंस भाषा में किण्वन बोलते हैं। लुई पास्चर ने खोज किया था इसलिए बोलते हैं। तो ये दूध को जो गर्म किया था वो 63 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, 30 मिनट तक करते हैं। इसलिए आप लोग देखते हो ना, जो दूध जो होता है ना, आपका अगर कहीं भी रख दे, फ्रिज में भी रख दे, तो वो खराब नहीं होता। यही रीजन आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इसका जो राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा मैगलन। मैगलन ने सबसे पहले, मैगलन शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था। ठीक है, गैलीलियो, गैलीलियो के बारे में आप लोग नियम पढ़े होंगे। जड़त्व के पहले नियम को भी गैलीलियो कहते हैं। ठीक है, अर्थात दूरबीन का भी खोज करता गैलीलियो ही है। ठीक है, मैगलन ने पूरे, यानी कि जो पृथ्वी के जो चक्कर होता है ना, इस अंतरिक्ष को पार किया था, यानी कि घूम के, ये था मैगलन जो गल गया था। ठीक है, यानी कि इसका किसी मात्रा को घुमा था, ये था इसका, मैं कंफ्यूज किया हूँ इसमें। ठीक है, और न्यूटन, फिजिक्स का पिताजी न्यूटन कहलाता है, जिन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में आपका न्यूटन के तीनों गति नियम दिया था। कब दिया था यह भी याद रखिएगा, 1666 में। ठीक है, अगला चैलेंजर के बाद तो पहले नाम सुन रहे। अगला क्या लिखा देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन। रेखांक की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 4 मिनट होगा। ठीक है, अब ये याद रखिएगा ना, जो ग्रीनविच का जो टाइम लिया गया, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं GMT, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ये लंदन से लिया गया है। और लंदन से जो लिया गया ना, उसमें भारत से 3.5 घंटा आगे है। यानी कि देखिए, अगर लंदन में, याद रखिएगा, अगर लंदन में 12 बज रहा ना, तो भारत में सुबह 5:30 बज रहा होता है। लंदन में अगर 12 बजे रात हो रहा ना, तो भारत में 5:30 बज रही है। और याद रखिए, विश्व में सबसे पहली जो, यानी कि जो दिन बदलते हैं, यानी कैलेंडर जो बदलते हैं, अर्थात नया जो साल आता है ना, वो आपका न्यूजीलैंड में आती है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या लिख रहा क्वेश्चन देखिए। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम में कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हमेशा याद रखना, डंपिंग कहते हैं। तो ऑप्शन है कहीं, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम में कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? डंपिंग। तो यानी ऑप्शन नंबर सी मार सकते हैं, डंपिंग। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक्स में बच के रहना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे पहले यूरेनियम का संकेत होता है यू, जिससे बोलते हैं 90। ठीक है, अब देखिए, यूरेनियम का जो अयस्क होता है उसको बोलते हैं मोनोजैट, मोना को थोड़ दो, ऐसा भी होता है। ठीक है, यूरेनियम मैजेंटा, मोनोजैट थोरियम को बोलते हैं, सॉरी यहाँ कन्फ्यूजन हुआ। अगला देखिए, तो कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका कुछ ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? ओटावा है। याद रखिए, कनाडा ओटावा। ठीक है, और याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के कुल 3 राजधानी याद कर लिए ना, एक होता है विक्टोरिया होता है, ठीक है, एक होता है केपटाउन होता है, एक मैं कन्फ्यूजन में हूँ। ठीक है, और देखिए नामीबिया, यूएसए यानी कि यानी यूएसए आपका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका को बोलते हैं। ठीक है, जॉन बिडेन। थॉमस कप किससे संबंधित है? एक कप तो आएगा, थॉमस कप। हम लोग थाम के क्या खेलते हैं? हमेशा याद करिए, थाम के क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। तो कहीं ऑप्शन में बैडमिंटन, तो याद रखिए बैडमिंटन हो गया। ठीक है, और अब याद रखिएगा ना, कुल 4 प्रकार का स्लैग गेम होता है। इसके लिए याद रखिएगा ना, आप बाऊ याद कर सकते हैं, आप बाऊ। यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स बनेगा आप लोग के एग्जाम में, आप बाऊ, BU, यहाँ से ऑस्ट्रेलियन कप, फ्रेंच कप, ब्रिटिश कप और विलम्बडन कप, ये क्वेश्चन हमेशा बनेगा। ठीक है, अगला वीडियो में इसका भी ऑपरेशन कर दूंगा गेम का, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आएगा। पवन की गति मापने वाले को क्या बोलते हैं? तो पवन की जो गति मापना है एनीमोमीटर कहते हैं। ये भी आप लोग माइंड में रखिएगा। शायद मैं ऑपरेशन कर दूँ इसका भी ऑप्शन का, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन पकड़ाया है। देखिए अल्टीमीटर, ये जो आपका ऊंचाई जो होती है ना, वायु दाब की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर से पवन की गति को मापते हैं। चलिए अगला, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण नियम का जो प्रतिपादन किया था न्यूटन महोदय ने किया था। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियम में ये बोलता, देखिए फार्मूला याद रखिएगा, G इक्वल टू होता है दोस्तों M
यानी सॉरी मिस्टेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आप लोग खुद बताइए। न्यूटन महोदय होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला के अनुसार मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे याद रखिए, फोर्स जो होता है ना, फोर्स जो होता है आपका, कन्फ्यूजन हो रहा है क्या सागर है ना, इसमें फोर्स जो होता है ना, इसमें लिख नहीं पा रहे सागर, इसलिए एफ बराबर होता है, देखिए जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। यानी कि इसका जो द्रव्यमान होता है ना, वो दोनों आपस में गुणनखंड के समानुपाती होते हैं, और उसके और जो दूरी होता है ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये जो जी का मांग जो होता है, ये नियंतांक होती है। तो इसका वैल्यू मैं बता देना चाहता हूँ, ये भी आप लोग के एग्जाम में बन सकता है। 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन कूलम न्यूटन, यहाँ भी मैं ऐसे ही मात्रा बता सकता हूँ कैसे बताया था। ये जो मान है ना, हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश जो कि हाइड्रोजन की खोज किया था। अब 1 मिनट का समय दीजिएगा, देखिए मैं इसका ऐसा ही मात्रा निकालता हूँ जो कि काफ़ी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस है। देखिएगा, देखिए सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं यहाँ से जी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, ज़रूर, थैंक यू। तो जी का अगर वैल्यू निकालें तो क्या लिखें, एफ आर स्क्वायर बाय m1 और m2 लिखूंगा ना। अब बताइए आप लोग खुद यहाँ से, एफ यानी फोर्स होता है, फोर्स कैसे होता है, न्यूटन होता है, आर स्क्वायर दूरी, तो दूरी कैसे उसको मीटर स्क्वायर मार सकते हैं ना। और ये यानी क्या, ये यानी कि आपका मास है, तो मास कैसे मतलब क्या होता है, केजी स्क्वायर। तो यानी कि आप लोग इसका ऐसे मतलब निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को पढ़ना है, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन ना छोटे। एक क्वेश्चन में 10 बता रहा हूँ, पूरे कंसेप्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ, और साइंस का तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए अगला, आर्किमिडीज ने भी तरलता का सिद्धांत दिया था, और गैलीलियो बारे में बता, फैराडे भी बता दिया। चलिए अगला, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है। तो ये क्वेश्चन जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कुल उत्पादन आय होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ, देखिए राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले विवरण दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो ये चीज़ आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग को जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली, जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जीडी के लिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस होने वाली है। और अगर आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं हर तरह के वीडियो आप लोग को जीएस बेस्ड आप लोग को पूरा बता दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।